नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच आए आरबीएस टीचिंग पे। तो आज आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आप लोगों का कमेंट बराबर आ रहा था, सर 11th का वीडियो बनाइए, 11th का वीडियो बनाइए। तो देखिए छोटू, मैं वीडियो सभी क्लास का बना सकता हूँ, ओनली बायोलॉजी का। तो आप लोग 11th का फरमाइश कर रहे थे, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बुक खरीद लिया हूँ। मैं इसी से आप लोग को पढ़ाऊंगा, वो भी अलग अंदाज में। ऐसा नहीं है कि मैं बुक देख के पढ़ाऊंगा, बस मैं टॉपिक देखूंगा आपके बुक में क्या है, बताना क्या है वो हमको पता है। तो देखिए छोटू, जो भी 11th के स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको मेरा नंबर है तो उस पर मैसेज करें, जो हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मैं वो टॉपिक का वीडियो अवश्य बना के दूंगा, वो भी अलग अंदाज में। तो छोटू, आपका पहला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। क्या है छोटू? बायोडायवर्सिटी। आप लोग पहले से ही परिचित है बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जैव। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। यहाँ पे क्या लिखा है? बायोडायवर्सिटी, यानी इसका मतलब क्या होता है? जैव विविधता। यानी आपका पहला चैप्टर क्या है? जैव विविधता। छोटू, आप कहीं भी पढ़ते होंगे, देखे होंगे कि सर आए होंगे और शुरू कर दिए होंगे बायोडायवर्सिटी क्या है, बस परिभाषा लिखा के बात खत्म। मैं आपको बता देता हूं, मैं वो जो पढ़ाऊंगा वो किताब से नहीं मैच होगा, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही फायदामंद रहेगा। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर बायोडायवर्सिटी पढ़ना है तो पहले सोचिए डायवर्सिटी आया कहां से, ये डायवर्सिटी है क्या, डायवर्सिटी हमको कब पढ़ना चाहिए। छोटू देखिए, अगर डायवर्सिटी की बात किया जाए तो डायवर्सिटी यह आता है आपका एक बड़ा चैप्टर, जो चैप्टर है आपका जीव जगत। क्या है छोटू? जीव जगत। आप अगर टेक्स्ट बुक का बुक लीजिएगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जीव जगत करके ही डिनोट किया गया है। और ये जो आपका टॉपिक है, ये 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है और 12th में लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो हम क्यों नहीं एक बार पढ़ ले अच्छा से। देखिए, पहले जीव जगत समझिए। जीव जगत यानी कहने का मतलब, लोग 10वां पास करते हैं तो उस समय मिक्सचर साइंस रहता है, लेकिन यहाँ पे ये अकेला 70 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ की जो परिभाषा होती है, इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। देखिए छोटू, ये जो जीव जगत है, अगर जीव की बात किया जाए तो पृथ्वी पर दो ही जीव पाए जाते हैं। एक पहला पाया जाता है लिविंग और दूसरा पाया जाता है नॉन लिविंग। यानी सजीव क्या है और दूसरा क्या होता है? निर्जीव क्या है। आपका जो ये जगत बना हुआ है, क्या? जीव जगत। ये जो जीव है, ये जो जगत बना हुआ है, वो सिर्फ दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। वो आपका क्या है? लिविंग, और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग। यानी कहने का मतलब सजीव और निर्जीव मिलके क्या बनाया है? आपका पूरा जगत बनाया है। आप अपने चारों ओर नजर दौड़ा लीजिए, आपको ये दो चीज के अलावा दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता है। अगर आप ज्योग्राफी में जैव विविधता पढ़ते हैं, उसमें भी एक चैप्टर है, तो उसमें आपको जैव और अजैव करके मिलेगा, जो कि वहां पे सजीव और निर्जीव को ही दर्शाते हैं। यानी आप अगर कहीं भी पढ़ते हैं, आपको जीव जगत पढ़ना ही पड़ेगा। पहले जीव जगत पढ़िए, उसके अंदर में आता है ये बायोडायवर्सिटी, उसके अंदर में आता है वर्गीकी, जो कि आपका दूसरा चैप्टर है। देखिए छोटू, पहले समझते हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी समझने से पहले मेरा पहला टाइप का जो वीडियो है वो आएगा लिविंग और नॉन लिविंग पे। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ये क्या पढ़ाने लगे, सजीव और निर्जीव। आप पढ़ के देखिए, तब पता चलेगा कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। बच्चा वाला सजीव निर्जीव नहीं है भाई, 11th का पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो अलग होगा ही ना। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर लिविंग की बात किया जाए, नॉन लिविंग की बात किया जाए, तो आप बचपन में पढ़े होंगे, वैसे जीव जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। इनका जो विपरीत होता है उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। लेकिन ऐसा परिभाषा 11th में नहीं है। वैसे जीव जो बाह्य अनुक्रिया का अनुसरण करता हो, वैसे जीव जो बाह्य अनुक्रिया का अनुसरण करता हो, उनको रिएक्शन, उनके शरीर में हर हमेशा रिएक्शन होते हो, शोषण होते हो, यानी शरीर के अंदर लगभग 11 प्रकार की प्रक्रिया हर हमेशा होती रहती हो, तो वह जीव क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। ठीक। अब बहुत आते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं सर जी, जो प्रक्रिया सजीव में भी होती है वो प्रक्रिया निर्जीव में भी होता है। तो बताइए छोटू, जो प्रक्रिया अगर सजीव में भी हो रहा है वही प्रक्रिया निर्जीव में भी हो रहा है, तो निर्जीव को हम सजीव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए एक शब्द आया है क्या? विशिष्ट लक्षण।
यानी आप जानते हैं सजीव के लक्षण क्या होते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं। यानी बायोलॉजिकल भाषा में अगर बात किया जाए तो पहला होता है वृद्धि करते हैं, दूसरा होता है प्रजनन करते हैं, तीसरा होता है उपापचय की प्रक्रिया करते हैं, चौथा श्वसन करते हैं, पांचवा पोषण करते हैं, उसके बाद उत्सर्जन करते हैं। लेकिन आप बोलिएगा जो निर्जीव का, इसमें से हम क्या बोले, इसका विपरीत। तो इसका विपरीत अगर बात किया जाए निर्जीव का, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें से बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो निर्जीव में भी होते हैं। आपको मैं बताऊंगा बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो निर्जीव में भी होते हैं, लेकिन तब पर भी वह जीव क्या है, निर्जीव है। और बहुत से ऐसे सजीव है जिसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, तब पर भी वह सजीव है। देखिए छोटू, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ग्रोथ यानी वृद्धि। अगर वृद्धि की बात किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई जीव अगर वृद्धि करता है तो वो क्या है, सजीव है। लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा, वृद्धि का मतलब होते हैं, वृद्धि अगर बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे बात आता है, वो होता है आकार में वृद्धि। क्या होते हैं, आकार में वृद्धि। आप कहिएगा कि सर जी आप ये क्या बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। देखिए कोई जीव इतना छोटा है, ठीक, उसमें वृद्धि होगा तो वो क्या होगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, आकार में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, आकार में वृद्धि हो रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला भी वृद्धि होता है। वो वृद्धि किसमें होती है, संख्या में। किसमें वृद्धि होती है, संख्या में। जो कि आप अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं तो संख्या में वृद्धि होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जीव है, इसके बाद कितने जीव हो जाएंगे, 2 जीव हो जाएंगे, 3 जीव हो जाएंगे, 3 जीव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रहा है, लेकिन वृद्धि तो हो रहा है ना। सबसे पहला क्या है, आकार में वृद्धि हो रहा है, यानी यह जीव छोटा था, ये छोटा से क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद दूसरा संख्या में वृद्धि, यानी अगर यह 1 है तो इसकी संख्या बढ़ के क्या हो गई, 2 हो गई, 2 से बढ़ के क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप वजन में भी तो वृद्धि देख रहे हैं। वजन में आप देखिए कोई जीव पहला जो जीव था वह 10 केजी का था, ठीक। उसके बाद का जो जीव होगा वो कितने केजी का होगा, जब वो वैक्स अवस्था में आएगा तब वो कितने केजी का हो जाएगा, 20 केजी का, 20 केजी का। तो यानी कहने का मतलब ये किसका लक्षण है, सजीव का लक्षण है। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब देखिए वो आकार में भी वृद्धि कर रहा है, संख्या में भी वृद्धि कर रहा है, वजन में भी वृद्धि कर रहा है। तो बताइए छोटू, क्या ये लक्षण निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं? अगर निर्जीव में नहीं पाया जाता तब ना हम बोलते ये क्या है, विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण का परिभाषा छोटू समझिए, वैसे लक्षण जो केवल सजीव में ही दिखाई देते हैं उसे हम सजीव का विशिष्ट लक्षण कहते हैं, और वैसे लक्षण जो केवल निर्जीव में ही दिखाई देते हैं उसे हम निर्जीव का विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो बताइए छोटू, ये जो मेरा वृद्धि है वो विशिष्ट लक्षण होगा, कैसे होगा? क्योंकि आप देखिए ये जो वृद्धि कर रहा है, क्या निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करते हैं? क्या आप जानते हैं निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करते हैं? आपको बचपन में पढ़ाया होगा निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करते हैं। लेकिन आप माउंट एवरेस्ट का नाम सुने, यानी पर्वत, इसकी ऊंचाई पहले कभी हुआ करते थे 8,848, लेकिन आज आप न्यू बुक लीजिए तो उसमें 8,850 मिलता है। कहां से आया ये, कहां से आया? ये तो निर्जीव है, निर्जीव है। क्या कर रहा है, आकार में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद दूसरा रेत का टीला, देखिए छोटू, ये जो रेत का टीला जो होते हैं, रेत का टीला लीजिए या मिट्टी का टीला लीजिए, देखे होंगे कभी आंधी आती है तो उस पे बहुत सारा रेत जमा हो जाते हैं, कभी आंधी आती है तो उस पे से रेत क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, या बारिश पड़ते हैं तो रेत हट जाते हैं। तो उस प्रकार से क्या हो रहा है, उसकी वजन में भी कमी आ रही है, आकार में भी कमी आ रही है। संख्या की बात किया जाए तो उसमें संख्या में तो कमी आएगा ही आएगा जब आकार और वजन में कमी आएगा। तो कहने का मतलब आप देखिए पर्वत की ऊंचाई भी बढ़ती है, यानी बढ़ रही है, तो पर्वत क्या है, निर्जीव है। रेत का टीला की ऊंचाई भी बढ़ रही है, घट रही है, यानी कहने का मतलब वृद्धि जो होता है वो किस किस में हो रहा है, दोनों में ना हो रहा है। अब दोनों में हो रहा है तो हम इसको विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं? कभी भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि छोटू हम बताए हैं विशिष्ट लक्षण वैसे लक्षण को कहते हैं जो केवल किसमें दिखाई देते हैं, सजीव में दिखाई देते हैं, उसे हम सजीव का विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो कोई पूछे बताइए छोटू निर्जीव वृद्धि करता है, तो हाँ करता है। अगर नहीं करता तो वृद्धि भी क्या रहता, विशिष्ट लक्षण के रूप में जाना जाता। तो छोटू आई होप, मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। दूसरा है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन समझिएगा,
अब कहिएगा कि सर जी जनन, इसके बारे में बताइए। ये जो जनन है, ये जनन क्या आपका विशिष्ट लक्षण है? तो देखिए उपयोग करके आप देखे होंगे मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। सबसे पहला होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। देखिए अगर सेक्सुअल की बात किया जाए तो इसमें दो जीव भाग लेते हैं, पहला एक मेल, दूसरा एक फीमेल। मेल से आते हैं मेल गेमिट, ठीक, इससे आते हैं फीमेल गेमिट, ठीक। देखिए ये आपका मेल है, ये सेक्सुअल की बता रहा है, लैंगिक जनन की बता रहा है। इसमें एक आता है मेल, इसमें एक आता है फीमेल। मेल में आता है मेल गेमिट, फीमेल में आता है फीमेल गेमिट। ये क्या करते हैं, ये स्पर्म एवं ओवम से मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट, जायगोट, ठीक। उसके बाद इससे क्या होता है, न्यू बॉडी का निर्माण होता है, न्यू बॉडी का निर्माण होता है, ठीक। अगर आप एसेक्सुअल की बात की जाए, एसेक्सुअल की, तो इसके अंतर्गत देखिए कोई एक अमीबा जो होती है, एक कोशिकीय जीव का जो होता है, ये क्या करते हैं, द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, विभिन्न भागों में बढ़ जाते हैं। विभिन्न भागों में बढ़कर क्या करते हैं, अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। जब ये दो भागों में बढ़कर अमीबा का निर्माण कर लेते हैं तो छोटू बताइए ईबी संतान को उत्पन्न कर रहा है, ईबी संतान को उत्पन्न कर रहा है, यानी कहने का मतलब जितने भी सजीव है सब संतान को उत्पन्न कर रहा है, तब ना इसका विशिष्ट लक्षण होता है। यानी कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, यह विशिष्ट लक्षण कब कहलाएगा, जब यह केवल सजीव में ही पाया जाता होगा। सजीव में कहने का मतलब सभी सजीव में। तो छोटू अगर इसके बारे में बात की जाए रिप्रोडक्शन की, तो ये भी मेरा विशिष्ट लक्षण नहीं है। कैसे नहीं है, सो देखिएगा। देखिए छोटू, आप देखें अथी को, खच्चर को देखें, खच्चर को, खच्चर जिसको क्या बोलते हैं, डोंकी, डोंकी बोलते हैं इंग्लिश में। आप देखिए सजीव का अगर लक्षण की बात किया जाए तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन, यानी वो अपने समान जीव का उत्पादन करेंगे, सभी जीव को क्या करेंगे, जन्म देंगे अपने समान। लेकिन खच्चर, इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो छोटू बताइए ये जो आपका है यह विशिष्ट लक्षण होगा, कभी भी नहीं होगा। उसके बाद इतना ही नहीं, आप देखे होंगे गांव समाज में बांध्यता की एक प्रचलित कहानी आती है, बहुत ही बांध्यता उसकी बहन बांधता है या वह पुरुष क्या है, बांझ है। यह कहने का मतलब अगर सजीव है, सजीव को वह विशिष्ट लक्षण होता तो सभी का सभी पुरुष क्या करता, शिशु को जन्म देता। लेकिन क्या आते हैं, बांझ आते हैं, बांझ। अब देखिए ये जो बांझ आ रहा है, बांझ, ये पुरुष है, सजीव है, लेकिन क्या कर रहे हैं, जनन की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये उसका क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। उसके बाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, आप देखे होंगे वर्कर, वर्कर बी, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी, नाम सुने, कार्यकर्ता जो मधुमक्खी होती है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं करती है। तो छोटू ये सजीव होने के बावजूद भी, सजीव होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये निर्जीव तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये मेरा क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो मैं अभी दो बताया, सबसे पहला क्या था, ग्रोथ यानी वृद्धि, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। ये दोनों में से आपका कोई भी क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि यह सजीव एवं निर्जीव दोनों में आते हैं। अब देखिए छोटू अगला, आपका जो अगला है वो अगला क्या है, उपापचय। क्या है छोटू, उपापचय। देखिएगा उपापचय, उपापचय कहने का मतलब शरीर के अंदर हर हमेशा कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपापचय। चाहे वह कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, हर हमेशा कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है, वो क्या कहलाती है, उपापचय। तो छोटू बताइए यह प्रक्रिया अगर ये निर्जीव है तो इसमें कभी भी रासायनिक प्रक्रिया होगा, कभी भी नहीं होगा। तो बताइए यह आपका विशिष्ट लक्षण होगा कि नहीं, जरूर होगा। तो कोई पूछे बताइए छोटू उपापचय विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो क्या बोलिएगा, हाँ आता है। उसके बाद देखिए श्वसन, श्वसन अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई लक्षण है तो वो क्या है, श्वसन। सबसे पहले इसकी ही आवश्यकता होती है, उसके बाद ये सभी दिखाई देते हैं। देखिए श्वसन अगर बात किया जाए तो जितने भी सजीव हैं उनमें ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, वो एटीपी के रूप में टूटते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कैसे टूटता है सो, तब तक इस यहाँ पे समझिए। देखिए ये जो श्वसन है वो आदमी श्वसन जिंदा रहने के लिए करते हैं, तो फिर कभी सोचे हैं जो इसकी जो आवश्यकता होती है
वो इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमें कैलोरी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सीधा यह नहीं एनर्जी देता है, एटीपी के रूप में टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये जो होता है श्वसन, यह जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। अगर आपको सजीव और निर्जीव की तुलना बचपन में पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा जो जीव सांस लेते हैं वही जीव क्या है? सजीव है। तो ई भी इसका क्या है? विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद आपका अगला है पोषण। अब पोषण की अगर बात किया जाए तो जो भी सजीव होंगे उनको पोषण की आवश्यकता होगी, चाहे वह सूक्ष्म पोषण हो चाहे बृहद पोषण हो, चाहे सूक्ष्म पोषण हो चाहे बृहद पोषण हो। अगर यहाँ पे बात किया जाए सर जी, अगर पोषण की बात किया जाए सर जी, अगर पोषण आएगा तो आप देखे होंगे कोई भी जीव होते हैं, कोई भी अगर मशीन ले लीजिए, कोई यांत्रिक ले लीजिए, उसमें भी उनको क्या होती है? आहार की आवश्यकता होती है। लेकिन वह एक प्रयोगशाला के द्वारा बनाया गया यंत्र है, वह प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। जैसे बोलिएगा कि सर जी ये मार्कर भी क्या करता है? पोषण करता है, इसमें इंक की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उपापचयी प्रक्रिया की बात किया जाए तो उपापचयी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया भी प्रयोगशाला में संभव हो सकती है, तो वहां पे भी निर्जीव का भी लक्षण हो सकता है। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? प्रयोगशाला में बनाया जा रहा है, वो भी कृत्रिम तरीका से बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो पर्वत होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता मधुमक्खी होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। मैंने प्राकृतिक के बारे में बता रहा है, न कि मानव निर्मित के बारे में बता रहा है। उसके बाद देखिए ये जो पोषण है वो भी हमें सूक्ष्म पोषण एवं बृहद पोषण के बारे में बृहद पोषण के बारे में तो कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, चाहे वह छोटे से छोटे जीव हो चाहे बड़े से बड़े जीव हो। आप एक कोशिकीय जीव अमीबा को देख लीजिए, उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है। चाहे लाइकन एवं शैवाल को देख लीजिए, उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है। और एक बड़ा से बड़ा जीव हाथी को देख लीजिए, उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या है? आपका विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद क्या है? उत्सर्जन। आप जानते हैं कि जो चीज को शरीर के अंदर जाना है वो चीज को कभी न कभी बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह कुछ देर के बाद क्या हो जाते हैं? अवशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप किसी निर्जीव को देखे हैं, किसी बेंच को देखे हैं उत्सर्जन करते हुए? पेन को देखे हैं? आप बोलिएगा कि सर जी यह बकोर देता है, ऐसा बात तो नहीं है। उसको आप गलत ढंग से रखिएगा तब वह उल्टी करता है, तो यह उसका उत्सर्जन नहीं है। तो उत्सर्जन भी क्या हो जाएगा? आपका विशिष्ट लक्षण हो जाएगा। तो छोटू मिलते हैं अगले वीडियो में जैव विविधता के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि यह टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छा तरह से समझाऊंगा और बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले। आरवीएस एकेडमी की तरफ से आप सभी को गुड नाइट।